हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का इंट्रोडक्शन पिछले वीडियोस में पढ़ लिया था और आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर जो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ये सब चैप्टर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि फ्रांस की जो क्रांति है वो सबसे पहले 1789 में स्टार्ट होती है फ्रांस में। और जिसके पीछे मूल कारण ये होता है कि फ्रांस की जनता जो है अपने मोनार्क से बहुत तंग आ गई होती है। और इस वजह से वो चाहते हैं कि भाई हम अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे देश के लिए, और मोनार्क का शासन अब नहीं होना चाहिए देश में। और जो देश की जनता है वही देश के भाग्य का निर्माण करेगी। और इसीलिए आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें उन्होंने ये डिमांड करी थी कि जब हमें बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा है अपने देश में, और इस दौरान जो है हम टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और उन्होंने ये शपथ ली थी कि जब तक हम देश के लिए एक संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक हम वहां से डिस्पर्स नहीं हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की जब स्टार्टिंग पीरियड होता है, शुरुआत होती है, उस समय वहाँ के नागरिकों के द्वारा कुछ मेजरमेंट्स अपनाए जाते हैं। जिसे हम अपने देश को भारत माता कहते हैं, वैसे उन्होंने अपने देश को फादरलैंड बताया है। और देश के नागरिकों को फ्रेंच लैंग्वेज में ली सटॉइन कहा जाता है। तो उन्होंने ये इस बात पे बल दिया है कि ये हमारा फादरलैंड है और हम यहाँ के जो नागरिक हैं वो अपने देश के प्रति समर्पित हैं। तो हमारी जो सिटीजन्स की कम्युनिटी है वो कम्युनिटी इक्वल राइट्स एंजॉय करने की अधिकारी है। इसलिए हम अपने देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और अब तक जो मुनार का मनमाना शासन चल रहा था उसका अंत करेंगे। तो उन्होंने फ्रांस के लिए एक ट्रिकोलर जो है कलर का, 3 कलर का फ्लैग भी चूज किया है। जो रॉयल स्टैंडर्ड वाला उनका पहला फ्लैग था ना, उसको उन्होंने अब रिप्लेस कर दिया है। एस्टेट जनरल का इलेक्शन हुआ है और वो भी एक्टिव सिटीजन्स के जरिए। याद होगा आपको कि एक्टिव सिटीजन किसे कहा गया है? जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो है टैक्स पे कर सकते थे, वो एक्टिव सिटीजन थे। और उन लोगों ने मिलकर नेशनल असेंबली का निर्माण किया। फ्रांस में नेशनल असेंबली का मतलब है पार्लियामेंट। तो वहाँ एक नई पार्लियामेंट व्यवस्था कायम की गई। फ्रांस के लिए नई जो है स्तुति बनाई गई है, नई शपथ ली गई है। जो लोग शहादत को प्राप्त हुए थे उनकी यादगार में नई स्तुतियां रची गई। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कायम करने का प्रयास किया गया और यूनिफॉर्म लॉज वहां के सिटीजन्स के लिए बनाए गए कि पूरी टेरिटरी में एक जैसी ही कानून व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए हो। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को एबोलिश कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम लागू किया गया मेजरमेंट का। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज कर दिया गया। और फ्रेंच लैंग्वेज वहां पर पेरिस में बोली जाती थी, इसलिए फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया। उसके बाद जो रेवोल्यूशनरीज हैं उन्होंने एक ऐसा मिशन बनाया कि हम फ्रांस की डेस्टिनी का निर्माण करेंगे। मीन्स फ्रांस फ्रांस को जो है हम लिबरेट करेंगे। और यूरोप के जो बाकी कंट्रीज हैं वहां पर भी जो डिस्पोटिक रूलर्स हैं उनसे उनको मुक्त करवाएंगे। कुल मिला के पूरे यूरोप में रिपब्लिकन सिस्टम कायम किया जाएगा। और जो रॉयल स्टैंडर्ड वाले जो शासन व्यवस्था थी, जिसमें देश के नागरिकों को बहुत प्रकार से परेशान किया जाता था और इक्वल राइट्स भी नहीं मिलते थे, उस व्यवस्था को पूरे यूरोप से समाप्त कर दिया जाएगा। फ्रांस में होने वाले इवेंट्स की जो सूचनाएं हैं यूरोप के दूसरे शहरों में जब फैलती है, दूसरे देशों में जब फैलती है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स और जो अन्य मेंबर्स हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास के, वो सब मिलकर जैकोबिन क्लब अपने अपने देश में बनाने लग जाते हैं। उनकी जो एक्टिविटी होती है वो इस प्रकार से होती है कि हम कैंपेन करेंगे फ्रेंच आर्मी को अपने देश में, जैसे हॉलैंड वालों ने बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, यहाँ पर जो फ्रांस की आर्मी है 1790 में गई और इस उद्देश्य से गई कि वहां पर भी वो
रिपब्लिकन सिस्टम कायम करेंगे, लिबरेट करवाएंगे उन देशों को वहां के डिस्पोटिक रूलर से। जैसे ही फ्रांस में रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है तो फ्रेंच आर्मी जो है वो अपना नेशनलिज्म का आइडिया जो है यूरोप के दूसरे कंट्रीज तक लेकर जाते हैं और उन कंट्रीज को भी प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी अपने देश को नेशनल राज्य का दर्जा दिलवाइए और नेशन स्टेट बनाइए और यहाँ की जनता ही यहाँ अपने अपने देश के भाग्य का निर्माण करने के लिए सर्वोपरि होगी। यहाँ पर बच्चों देखिए, आपको फ्रांस दिखाई दे रहा है, फ्रांस के पास स्पेन है, पुर्तगाल है, स्विट्जरलैंड है। इस तरीके से ये पूरे यूरोपीय महादेश का मैप अपने को दिखाया गया है। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बन जाता है तो उसने पहले तो सबसे पहले पब्लिक को विश्वास में लेना स्टार्ट किया और उसके बाद फ्रांस पे अपना कंट्रोल जमाना स्टार्ट किया। लेकिन पब्लिक को विश्वास में लेने से पहले उसने कुछ रिफॉर्म किए हैं और वो नेपोलियन के हार जाने के बाद भी वाटरलू के युद्ध में वो 1815 में हार गया था, उसके बाद भी इसने जो सुधार किए थे वो लगभग पूरे यूरोप में कायम रहे क्योंकि ये सुधार उसने बहुत अच्छे सुधार कार्य किए थे। इसमें कोई डाउट नहीं था कि नेपोलियन खुद जो है वहाँ का राजा बन रहा है और इससे जो है फ्रांस की डेमोक्रेसी खतरे में नहीं पड़ने वाली है। ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि धीरे धीरे नेपोलियन भी वही रुख अपना रहा था जैसे अन्य मोनार्क अपना रहे थे। लेकिन इसी दौरान उसने एक नेपोलियन कोड नाम से 1804 में एक कोड बनाया है जो कि पूरे फ्रांस में एक जैसी व्यवस्था लागू करने से संबंधित था। बच्चों यहाँ पर जो नेपोलियन कोड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस कोड की खास बात ये थी कि नेपोलियन ने जो प्रिविलेज बेस्ड थे बाय बर्थ जिनको प्रिविलेज मिले हुए थे उन प्रिविलेज को नकार दिया कि अब किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा। जैसे फर्स्ट एस्टेट के लोग सेकंड एस्टेट के लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 9th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग उसने प्रिविलेज खत्म कर दिए, इक्वालिटी स्थापित की है। कानून के समक्ष सब बराबर होंगे, सबको अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार मिलेगा। ये सिविल कोड सबसे पहले तो उसने जहां जहां फ्रांस का साम्राज्य था वहां लागू किया। उसके बाद डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी आदि देशों में भी इसको लागू किया। मतलब नेपोलियन का जहां जहां आधिपत्य था वहां वहां उसने ये कानून व्यवस्था लगा दी। बच्चों नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को बहुत सिंपल बना दिया कि यहाँ पर जो पहले मोनार्कियल सिस्टम में जिस तरीके से व्यवस्था थी उसको हटा दिया, जिसमें फ्यूडल सिस्टम को उसने हटाया क्योंकि फ्यूडल सिस्टम में आप जानते हैं कि जमींदार जागीरदार होते थे और वो जनता को परेशान करते थे कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग हैं वो टैक्स पे नहीं करेंगे। तो इसने पूरी तरीके से फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया और पीजेंट्स को सर्वटर्म व्यवस्था से मुक्ति दिला दी, माइनोरियल ड्यूज को हटा दिया। यानी अब जो पीजेंट्स है वो दास प्रथा के तहत जो जबरदस्ती जाके उनसे बेगार करवा ली जाती थी, कोई पेमेंट भी नहीं मिलता था, इस सिस्टम को भी खत्म कर दिया। और जो जागीरदारों को उनको एक प्रकार का टैक्स पे करना पड़ता था, उससे भी उनको छुटकारा दे दिया। शहरों में गाइड बनाई गई है, व्यापारिक लोगों की एक ग्रुप होता है मिलजुल कर व्यापार करते हैं और एक प्रकार का ग्रुप होता है। तो व्यापारिक ग्रुप पे जो पहले प्रतिबंध लगे हुए थे उन सबको उसने रिमूव कर दिया है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम को भी उसने इम्प्रूव कर दिया। पीजेंट्स आर्टिशंस वर्कर्स और जो न्यू बिजनेसमैन थे उनको एक नई प्रकार की आजादी मिल गई। जो बिजनेसमैन थे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे जो छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण करते थे अपने छोटे उद्योगों के जरिए particular began to realize that uniform law, standardized weight and measures had a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. It means उन लोगों को ऐसा महसूस होने लग गया, अब वो ऐसा रियलाइज करने लग गए कि समान कानून व्यवस्था
और समान नाप-तोल के मेजरमेंट होने की वजह से और एक जैसी करेंसी होने की वजह से वस्तुओं का आदान-प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक इसी तरीके से कैपिटल का आदान-प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसान हो रहा है। इससे हमारा व्यापार वाणिज्य बढ़ रहा है। ठीक इसी समय हम ये देखते हैं कि जो लोकल एरिया जिनको पहले नेपोलियन ने विजित कर लिया था, द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वेयर मिक्स्ड। ये आम जनता का रुझान मिक्सअप में था, क्योंकि नेपोलियन ने कुछ अच्छे कार्य किए थे और कुछ दूसरी जो पहले उसने नेशन स्टेट बनाने का दावा किया था कि सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, लेकिन अभी भी जनता को पॉलिटिकल इक्वल राइट्स नहीं मिल रही हैं। और ठीक नेपोलियन भी जो डिक्टाटोर रूलर होते थे, मोनार्क होते थे, उन्हीं की तरह वो भी राज कर रहा है। आए दिन उसकी मंशा ये है कि यूरोप के दूसरे देशों को मैं जीत लूं। Initially, in many places such Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Liège, Milan, Warsaw, the French armies were welcome. तो इन सभी स्थानों पर जो कि यूरोपियन कंट्रीज है, जब शुरू में फ्रांस की आर्मी वहां गई तो उसका बड़ा स्वागत किया गया। ऐसा लगा सबको कि जैसे ये तो हमें लिबर्टी का उपहार देने के लिए आई है। लेकिन शुरुआत में जो उनमें एंथुसियाज्म था, बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, वो जल्दी ही हॉस्टिलिटी में बदल गई, यानी शत्रुता में बदल गई है। हॉस्टिलिटी में शत्रुता में बदल गई। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आने लग गया कि बाकी मोनार्क की तरह नेपोलियन भी ऐसा ही कर रहा है। आए दिन युद्ध लड़ने की तैयारी में बिजी रहता है और अभी तक हमें कोई पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं मिले हैं। इट मीन्स हमें कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिला। आए दिन नेपोलियन के द्वारा युद्ध लड़े जाने के कारण टैक्स बढ़ गए, सेंसरशिप लग गई और फ्रेंच जो आर्मीज थी, उनको अब पूरा यूरोप, बचा हुआ यूरोप जीतने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था। ये सारे मेजरमेंट ये दिखा रहे थे कि नेपोलियन जो है खुद एक प्रकार का डिक्टाटोर रूलर है। इससे आम जनता को तो कोई फायदा नहीं हो रहा था। केवल नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें परिवर्तन करके उसको पूरे यूरोप का सर्वे सर्वा बनना था। ये उसकी मंशा शो होने लग गई थी। तो बच्चों, इसके साथ ही ये फर्स्ट सब चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना। एक चीज और बता देती हूँ कि यहाँ पर जो नेपोलियन कोड है और इसके साथ साथ कभी कभी एज इट इज लाइनें देख के ही पूछ लिया जाता है कि पहले तो लोगों का शुरू में एंथुजियाज्म था कि नेपोलियन की सेना हमारे लिए लिबर्टी का उपहार लेकर आई है, लेकिन जल्दी ही ये भाव शत्रुता में बदल गया। ऐसा क्यों? तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या आइडिया था? फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में क्या क्या परिवर्तन आए, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो आप इस टॉपिक को यहाँ से नोट्स बना के याद कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।